हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल एंड गुड। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला एंड एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशन एंड इन द सॉल्यूशन वी वर डिस्कसिंग द one of the most important topic, that is the colligative properties, and we know that there are the 4 colligative properties, and out of these 4 colligative property we have discussed 3 of them till our previous class. Today we are going to start the osmotic pressure, that is the 4th colligative property, osmotic pressure. And before discussing the osmotic pressure in detail, let's have a brief idea about the osmosis, the term osmosis. तो बच्चों, osmosis को समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने बीच में एक मेम्ब्रेन लगा रखी है। क्या लगा रखी है बच्चों? हमने एक मेम्ब्रेन लगा रखी है जिसको हमने बोला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने से पहले एक बार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफाइन कर देते हैं, दैट व्हाट इज द एसपीएम एक्चुअली। तो एसपीएम को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर टू पास थ्रू इट and the passage of larger molecules of solute are hindered. Such membrane is known as semi-permeable membrane, in short SPM. The membrane which allows only smaller molecules of solvent like water to pass through it and the passage of larger molecules of solute are hindered. The membrane is known as semi-permeable membrane. It means semi-permeable membrane के थ्रू बच्चों जो smaller molecules है solvent की वो क्या हो सकते हैं? वो पास हो सकते हैं, but solute particles पास नहीं हो सकते ड्यू टू देयर ग्रेटर साइज विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। क्लियर? इट मीन्स यदि हमने यहाँ पर कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर में हमने बीच में यूज कर रखी है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के एक साइड हमने फिल कर रखा है बच्चों कोई सॉल्वेंट, हमने कोई प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है बच्चों। क्या फिल कर रखा है हमने? एक प्योर सॉल्वेंट। ये वो साइड है जहां पर हमने प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है, और इसकी दूसरी साइड बच्चों, इसकी दूसरी साइड हमने फिल कर रखा है इसी सॉल्वेंट से बना हुआ कोई सॉल्यूशन, इसी सॉल्वेंट से बना हुआ कोई सॉल्यूशन। इस साइड क्या है बच्चों? इस साइड है कोई सॉल्यूशन जो बना किससे है? जो इसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाकर बनाया है हमने, और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है। क्लियर? तो जब इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके हमने सॉल्यूशन बना दिया और वो हमने इस साइड रख दिया। क्लियर? ये हमारा सेटअप है बच्चों। अब होगा क्या? होगा ये बच्चों कि इस साइड प्योर सॉल्वेंट है और इस साइड आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है। इस साइड क्या है? सॉल्यूशन है। अब हमें पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कौन सी साइड है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों ही साइड प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है और इस साइड आपके पास प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। नाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन स्पॉन्टेनियसली। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा? वो मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? सॉल्वेंट यहाँ पर ज्यादा है, बिकॉज ये प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ पर तो इसमें सोल्यूट मिक्स है। इट मीन्स इस साइड में प्योर सॉल्वेंट है, इस साइड में सॉल्यूशन है, जहां पर कंपेरेटिवली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स राइट टू लेफ्ट क्या होंगे बच्चों? मूव होंगे फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। क्या होंगे? ये मूव होंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और बच्चों ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस मूवमेंट को बोल देते हैं बच्चों हम ऑस्मोसिस। क्या बोल दिया हमने इसको? इसको हमने बोल दिया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द spontaneous movement of solvent particles from solvent side to the solution side through semi permeable membrane is known as osmosis. The spontaneous movement of solvent particles from solvent side to the
solution side through semi permeable membrane is known as osmosis। तो ये हो गया बच्चों osmosis। क्या हो गया? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया ऑस्मोसिस। अब यहां पर तो हमने सॉल्वेंट ले रखा है, मान ले कि हमारे पास यहां पर भी सॉल्यूशन होता, यहां पर भी क्या होता? यहां पर भी सॉल्यूशन होता, इधर भी सॉल्यूशन है और इधर भी सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन है, बट इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। मान लो इस साइड भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है आपका और ये सॉल्यूशन बी है, ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है आपका। क्लियर? अब हम ये मान लें कि जो सॉल्यूशन ए है इसकी कंसंट्रेशन कम है बच्चों, ये क्या है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वी कैन से इट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या है बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और जो सॉल्यूशन बी है बच्चों ये मोर कंसंट्रेटेड है, वी कैन से इट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए कैसा ले लिया? मान लिया हमने सॉल्यूशन ए मान लिया बच्चों हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बी मान लिया हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए डाइल्यूट है, सॉल्यूशन बी कंसंट्रेटेड है। अगेन इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है बच्चों? अगर इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसके थ्रू कौन पास हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। और हमें ये पता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो पास होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी? उनकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। अब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा कहाँ है बच्चों? हमें पता है कि जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है, या फिर बात करें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, और हमें पता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इट मींस यहां पर सॉल्यूट कम है और यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम है और सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। यदि सॉल्यूट का अमाउंट यहां पर कम है तो ऑब्वियस बात है बच्चों सॉल्वेंट कंपैरेटिवली क्या होगा? यहां पर ज्यादा होगा। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? यहां पर ज्यादा होगी, और सॉल्यूशन बी के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। विद डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा, एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर। ऑब्वियसली बात है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेसर। इट मींस लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, एंड in comparison to dilute solution in the concentrated solution the amount of solute is greater and the amount of solvent is lesser। तो बात करें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में तो कंपैरेटिवली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन में बच्चों ज्यादा होता है कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। So the direction of the movement of solvent will be from low concentrated solution to higher concentrated solution, or from the dilute solution to the कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो पार्टिकल्स बच्चों मूव करेंगे सॉल्वेंट की वो कैसे मूव करेंगे? वो मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, वो मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बच्चों मूव करेंगे, बिकॉज लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है, या फिर बात करें डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उस साइड में कंपैरेटिवली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विल टेक प्लेस फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution। So the osmosis can again defined as the spontaneous movement of solvent particle from dilute solution to the concentrated solution through semi-permeable membrane is known as osmosis। The spontaneous movement of solvent particle from dilute solution, that is low concentrated solution, to the concentrated solution or higher concentrated solution through semi-permeable membrane through SPM is known as osmosis। ये हुई बच्चों बात ऑस्मोसिस की। अब हमें पता है कि ऑस्मोसिस जब होगा तो ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा किसी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। मान लीजिए इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है बच्चों? लेफ्ट टू राइट। कौन मूव कर रहे हैं? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, सो वी नो वेरी वेल द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन द राइट साइड विल इनहैंस। ये इसका लेवल क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, वो लेवल अपर की तरफ मूव करेगा। तो जब इसका लेवल बच्चों ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अंडरस्टूड है इसका लेवल नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से उधर पास होते जा रहे हैं। क्लियर हो रही बात? ये है प्रोसेस ऑस्मोसिस का।
अब हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो बच्चों जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो हमें पता है ये जो प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों यहाँ पर, वो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट साइड हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइड हो रहा है। और हमें इस प्रोसेस को रोकना है, हमें क्या करना है? इस प्रोसेस को रोकना है। भी मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रहा है, इस सॉल्यूशन का लेवल राइज हो रहा है। हम इस साइड, जो साइड है जहां पर लेवल राइज हो रहा है, अगर बात करें जिस तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उस साइड यदि हम कोई प्रेशर अप्लाई करें बच्चों, हम क्या अप्लाई करें? कोई प्रेशर अप्लाई करें, और इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जो इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है ये रुक जाए। हम इस साइड इतना प्रेशर अप्लाई करें कि इनका जो इनफ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो जाए? वो स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए। इस प्रेशर को बोलते हैं बच्चों हम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या किया हमने उस साइड प्रेशर लगाया है जिस साइड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, जिस तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे थे बच्चों, उस साइड हमने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, और इतना प्रेशर अप्लाई किया कि ये जो इनफ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो रुक गया। और इस प्रेशर को हमने क्या नाम दे दिया? इस प्रेशर को हमने नाम दे दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को यहां हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड सो दैट द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इज स्टॉप्ड। The pressure is known as osmotic pressure. The pressure exerted on the higher concentrated solution side so that the process of osmosis stops is known as osmotic pressure. हमने उस तरफ, जिस तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, उस तरफ वो प्रेशर लगा दिया जिससे उनका इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? वो रुक गया। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया, इस प्रेशर को हमने नाम दे दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम दे दिया हमने इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुई बात? अब ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों पाई से। किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। किसकी? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों याद करो, वंस अपॉन ए टाइम इन क्लास 11 अगेन इन द सेम चैप्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर वी हैव डिस्कस्ड एन इक्वेशन नेम्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ याद आया बच्चों? हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT हमने बात की थी। अब हमें पता है यहाँ P जो है वो किसकी टर्म है? वो P है, प्रेशर का सिंबल है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने क्या सिंबल दिया है? हमने दिया पाई। तो हम P की जगह क्या लिख दें? हम P की जगह लिख दें पाई। सो इक्वेशन विल टर्न इनटू पाई V इक्वल्स टू nRT। पाई V इक्वल्स टू nRT। ये जो इक्वेशन दी थी बच्चों, ये इक्वेशन दी थी वॉन्ट ऑफ ने। किसने? वॉन्ट ऑफ ने। तो इसके नाम पे आ जाती है बच्चों वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। ये बात की थी वॉन्ट ऑफ ने, तो वॉन्ट ऑफ के नाम पर इक्वेशन का नाम पड़ गया वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, दैट इज द पाई V इक्वल्स टू nRT। और यहां से बच्चों हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज n अपॉन VRT। पाई इक्वल्स टू n अपॉन VRT। V हम इधर लेंगे। हमें पता है यहाँ पर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। क्लियर? और यहां से जो इक्वेशन बन गई दैट इज पाई इक्वल्स टू n अपॉन VRT। हमने अभी बात की है बच्चों, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी नो वेरी वेल दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, इज नोन एज मोलरिटी। एंड मोलरिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होती है बच्चों? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट मींस n अपॉन V क्या है बच्चों? n अपॉन V है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। उसको क्या लिख सकते हैं हम? C किससे रिप्रेजेंट? C से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन को। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया आपका? वो आ गया पाई इक्वल्स टू CRT। पाई इक्वल्स टू CRT, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कहां से बात हुई है? बात हुई वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से। कहां से आई? आइडियल गैस इक्वेशन से। इक्वेशन क्या बनी? पाई V इक्वल्स टू nRT। और यहां से हमने इक्वेशन बना ली पाई इक्वल्स टू n अपॉन VRT। और हमें पता है n अपॉन V क्या होती है बच्चों? n अपॉन V होती है मोलरिटी, दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सो बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ n अपॉन V बाय C वी गॉट द इक्वेशन एज पाई इक्वल्स टू CRT। पाई इक्वल्स टू CRT, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुई बात?
अब यहां से बच्चों इस इक्वेशन से हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, बिकॉज हमें हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करना है। विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन इजिली फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हम यहां बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट की। तो हमें पता है हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन है पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, और हमें यह भी पता है दैट एन क्या होता है बच्चों, एन होता है W2 बाय M2 बिकॉज n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी पाई इक्वल्स टू n की जगह हम क्या लिख देंगे W2 बाय M2 इंटू RT अपॉन V। क्लियर, ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन। यहां से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं M2 की, दैट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन इजिली फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। ये बात हो गई डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट की। क्लियर। अब बात करें बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉल्यूशन की हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं, किस बेसिस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज द हाइपोटोनिक, एंड थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये 3 कैटेगरी हैं बच्चों जिनकी हमें बात करनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारी जो ब्लड की आरबीसी होती है बच्चों, हमारी जो ब्लड की आरबीसी है बच्चों, ये इक्विवेलेंट है किसके, 0.9% ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन एक्वस। हमारी जो ब्लड की आरबीसी है बच्चों, वो इक्विवेलेंट है किसके, 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर, 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, उस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट है क्या, हमारी आरबीसी। यानी यदि हमारे पास 3 कंटेनर है बच्चों, हमारे पास 3 कंटेनर है, कंटेनर ए, कंटेनर बी एंड कंटेनर सी। ये कंटेनर ए है आपका, ये कंटेनर बी है और ये कंटेनर सी है। हमने कंटेनर ए में फिल कर दिया बच्चों 0.9% NaCl सॉल्यूशन। हमने क्या फिल कर दिया इसमें, 0.9% NaCl सॉल्यूशन फिल कर दिया। कंटेनर बी में फिल कर दिया बच्चों हमने, कंटेनर बी में फिल कर दिया हमने 0.5% NaCl, 0.5% NaCl सॉल्यूशन। और कंटेनर सी में बच्चों हमने फिल कर दिया, कंटेनर सी में हमने फिल कर दिया 1.5% NaCl सॉल्यूशन। कितना, 1.5% NaCl सॉल्यूशन। 3 कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर में हमने फिल किया 0.9% एक्वस सॉल्यूशन, और बी कंटेनर में हमने फिल किया 0.5% NaCl सॉल्यूशन, और सी कंटेनर में हमने फिल कर दिया 1.5% NaCl सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि इन तीनों ही सॉल्यूशंस के अंदर, इन तीनों सॉल्यूशन में हमने क्या इंसर्ट कर दी, हमने इन तीनों सॉल्यूशन में इंसर्ट कर दी आरबीसी। हमने इन तीनों सॉल्यूशन में आरबीसी डाल दी। ये क्या है बच्चों, ये है आरबीसी। हमने इन तीनों सॉल्यूशन में आरबीसी डाल दी। अब जब हमने इसमें आरबीसी डाल दी बच्चों, तो हमने अभी बात की है आरबीसी किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, आरबीसी है 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट। क्लियर, इट मींस जो आरबीसी की कंसंट्रेशन है वो 0.9% ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब हमने आरबीसी को 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड में डाला, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। तो बच्चों जब यहां पर आरबीसी डाली हमने 0.9% सॉल्यूशन में, और इसकी मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसके थ्रू कौन पास हो सकता है, इसके थ्रू पास हो सकता है सॉल्वेंट, दैट इज द वाटर। और वो कहां से कहां पास होगा बच्चों, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, या फिर बात करें वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। फ्रॉम द लो कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा।
अब यहां पर बात करें बच्चों आरबीसी और 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन जो है, इनमें से हायर कंसंट्रेशन किसकी है और लो कंसंट्रेशन किसकी है, तो हम बात करें, हमें पता है दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। इट मींस आउट ऑफ आरबीसी एंड 0.9% ऑफ सॉल्यूशन नन ऑफ देम हैज द हायर विद रिस्पेक्ट टू अदर वन। इट मींस आरबीसी और 0.9% सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहां पर वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, न तो अंदर की तरफ मूव होगा न बाहर की तरफ मूव होगा। इट मींस यहां पर आपको ऑस्मोसिस नहीं देखने को मिलेगा, यहां पर ऑस्मोसिस आपको नहीं मिलेगा बच्चों, यहां ऑस्मोसिस नहीं मिलेगा बिकॉज दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करें कंटेनर बी की, कंटेनर बी की जो कंसंट्रेशन हो कितनी बच्चों, कंटेनर बी की कंसंट्रेशन है 0.5% NaCl। कंटेनर बी की कंसंट्रेशन है 0.5%, यानी हमने जो कंटेनर बी में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रखा है उसकी कंसंट्रेशन है 0.5%। और इसमें हमने क्या ऐड कर रखी है, हमने इसमें डाल रखी है आरबीसी, और हमें पता है आरबीसी की कंसंट्रेशन कितनी है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 0.9% NaCl। इट मींस आउट ऑफ दीज टू आरबीसी एंड द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, आरबीसी हैज द ग्रेटर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, आरबीसी की कंसंट्रेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब जब दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया, अब यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे, और हमें पता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कहां से कहां करते हैं, दे मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन और फ्रॉम द लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमें पता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर, इट मींस दे विल मूव फ्रॉम द लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड हमें पता है लो कंसंट्रेशन कहां है, लो कंसंट्रेशन बाहर इस बीकर में है, इस कंटेनर में है, और हायर कंसंट्रेशन कहां है बच्चों, हायर कंसंट्रेशन है आरबीसी में। इट मींस यहां पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो इस सॉल्यूशन से आरबीसी में जाएंगे, वो आरबीसी में इंसर्ट करेंगे, आरबीसी के अंदर इनफ्लो होगा, इसको हम बोल देते हैं एंडोस्मोसिस। एक तरह से आरबीसी के अंदर आ रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आरबीसी के अंदर आएंगे बच्चों, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी में स्वेलिंग आ जाएगी, यानी आरबीसी स्वेल हो जाएगी, और इट में बर्स्ट एज वेल। ये क्या हो सकती है, ये बर्स्ट भी हो सकती है बच्चों, ये फूट भी सकती है ना। आरबीसी स्वेल होगी, आरबीसी में स्वेलिंग आ गई, वो फूल जाएगी आरबीसी। कब, जब हमने किस में डाला, 0.5% सॉल्यूशन में डाला, बिकॉज 0.5% सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आरबीसी के रेस्पेक्ट में कम है। क्लियर, आरबीसी की कंसंट्रेशन 0.5% से ज्यादा है। ये बात हुई बी की। बी में क्या हुई, आरबीसी स्वेलिंग आ गई, आरबीसी फूल गई। बात करें सॉल्यूशन सी की। अब सॉल्यूशन सी के अंदर, कंटेनर सी में जो सॉल्यूशन ले रखा है हमने, उसकी कंसंट्रेशन है 1.5%। कितनी बच्चों, 1.5%, और इसमें हमने ऐड कर रखी है आरबीसी, और हमें पता है आरबीसी की कंसंट्रेशन कितनी आ गया ना, 0.9%। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन आरबीसी से ज्यादा है। इट मींस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो आरबीसी से सॉल्यूशन की तरफ होगा, यानी आरबीसी से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। तो आरबीसी कैसी हो जाएगी बच्चों, यहां जब आरबीसी से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो आरबीसी हो जाएगी बच्चों श्रिंक। क्या हो गई ये श्रिंक हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी आरबीसी, वो सिकुड़ जाएगी बेचारी, है ना। तो ये तीन कैटेगरी हमने बात कर ली। तो जब हमने आरबीसी को डाला 0.9% सॉल्यूशन में, तो वहां पर ऑस्मोसिस एग्जिबिट नहीं हुआ। क्लियर, आरबीसी में न तो स्वेलिंग आई, न आरबीसी ने श्रिंक किया। बात करें सॉल्यूशन बी के अंदर, तो सॉल्यूशन बी में आरबीसी स्वेल कर गई, आरबीसी फूल गई, और सॉल्यूशन सी के अंदर आरबीसी श्रिंक कर गई। क्लियर, तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशन थे बच्चों। अब इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस को बात करें विद रिस्पेक्ट टू आरबीसी, तो केस ए के अंदर आरबीसी और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल है, बिकॉज दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। यहां पर सॉल्यूशन बी और सी की जब बात करें तो आरबीसी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा है और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। यहां पर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, और सॉल्यूशन सी की अगर बात करें तो सॉल्यूशन सी का ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी से ज्यादा है। क्लियर, अब हम बात करें इस बेसिस पे
इन तीनों टर्म्स की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जब दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। जब आपके पास दो सॉल्यूशंस है और दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम है तब क्या हो जाएगा वो सॉल्यूशन हो जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बच्चों वो होते हैं जब दो सॉल्यूशंस में दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। तो जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बच्चों, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। तो वो जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। जैसे केस बी में जो हमने NaCl सॉल्यूशन ले रखा है बच्चों, NaCl सॉल्यूशन ले रखा है, ये आरबीसी के रिस्पेक्ट में क्या है, आरबीसी रिस्पेक्ट में ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या है बच्चों, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, किसके रेस्पेक्ट में, आरबीसी के रेस्पेक्ट में। सो द सॉल्यूशन इज said to be hypotonic with respect to RBC, and in the third case the solution has the greater concentration with respect to RBC, so the solution will have greater osmotic pressure and the solution is said to be hypertonic with respect to RBC। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों, हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक। क्या बोल देंगे हम, हाइपरटोनिक बोल देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, आरबीसी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है बात। आइसोटोनिक जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, हाइपोटोनिक जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, एंड हाइपोटोनिक जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशंस। क्लियर। अब हम इन तीनों सॉल्यूशंस को वन बाय वन डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If the two solutions has same osmotic pressure, the solutions are said to be isotonic solutions. The solutions having same osmotic pressure, the solutions are said to be isotonic solution. जब दोनों solutions का osmotic pressure same होता है उनको हम बोल देते हैं isotonic solution। अब बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दैट अ सॉल्यूशन इज said to be हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इफ इट हैज द लो ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज said to be हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इफ इट हैज द लो ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। अब बात करें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो इस सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट अ सॉल्यूशन इज said to be हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इफ इट हैज द ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज said to be हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इफ इट हैज द ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये हुई बच्चों बात तीन टाइप के सॉल्यूशंस की। वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। अब बात करें बच्चों, एक टर्म आती है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने ऑस्मोसिस पढ़ रखा है, ये क्या है, उसका रिवर्स है। एक बार बात करते हैं, हमने जब ऑस्मोसिस की बात की थी बच्चों तो हमने कंटेनर लिया था और उस कंटेनर में हमने सेंटर में यूज की थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इसके एक तरफ हमने सॉल्वेंट यूज किया था और दूसरी तरफ हमने क्या लिया था बच्चों, दूसरी तरफ हमने लिया था सॉल्यूशन। ये क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है बच्चों और ये क्या है, सॉल्यूशन है। और हमें पता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करेंगे, किस साइड से किस साइड में, वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे बच्चों, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वो मूव करेंगे। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमने क्या यूज किया था बच्चों, हमने यूज किया था एक प्रेशर जिसको हमने नाम दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमने ये जो प्रेशर अप्लाई किया था, ये प्रेशर उतना ही अप्लाई करना था जिससे इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो इनफ्लो है वो रुक जाए। क्लियर। हमें पता है हमने कंटेनर लिया था, उसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज की थी, उसकी एक साइड हमने सॉल्वेंट फिल किया था और दूसरी तरफ हमने सॉल्यूशन फिल किया था। और हमें पता है दैट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू द एसपीएम। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमने सॉल्यूशन साइड में क्या अप्लाई किया था बच्चों, हमने सॉल्यूशन साइड में अप्लाई किया था प्रेशर। और कितना अप्लाई किया था, जितने अप्लाई करने से जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वो रुक जाए, यानी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाए। क्लियर। अब मान लें यदि हमें जितना प्रेशर अप्लाई करना था वो पाई अप्लाई करना था,
और यदि हम पाई से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, हमें जितना प्रेशर अप्लाई करना है इनको रोकने के लिए, हम उससे भी क्या अप्लाई कर दें, उससे भी ज्यादा प्रेशर यदि हम अप्लाई कर दें, इस पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, भी हमें पता है पाई प्रेशर अप्लाई करते सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो आना रुक गए, अब ये नहीं आ रहे पाई अप्लाई करते ही। यदि हम और प्रेशर अप्लाई करें, इसके ऊपर प्रेशर और ज्यादा अप्लाई करें, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो इस साइड से इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी वो सॉल्यूशन से वो सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या थी बच्चों, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन थी सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, बट हमने जो प्रेशर अप्लाई किया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। इस सिचुएशन में जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो होगी सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन थी सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, अब क्या हो चुकी है उसकी डायरेक्शन, अब हो गई है सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, यानी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। और इसी प्रोसेस को बोल देते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोल दिया हमने, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोल दिया। ये कब हुआ बच्चों, ये तब हुआ जब हमने जो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना था वहां पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, यानी सॉल्यूशन साइड में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया रिवर्स ऑस्मोसिस। सो नाउ वी कैन डिफाइन द रिवर्स ऑस्मोसिस टर्म दैट if the pressure applied on the solution side is greater than that of the osmotic pressure, then the direction of osmosis is reversed. Such phenomena is known as reverse osmosis. If the pressure applied on the solution side is greater than the osmotic pressure, then the direction of osmosis is reversed. Such phenomena is known as reverse osmosis. इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको बोल दिया हमने reverse osmosis. क्लियर बात। अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस का जब हम एब्रीविएशन लिखते हैं बच्चों, तो इसका जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है, RO। क्या, RO। आपको आई होप कुछ याद आया होगा, हमारे घरों में जो RO प्लांट लगे होते हैं, हमारे घरों में जो RO वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हैं। हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो प्योर वाटर नहीं आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज मिक्स हैं। अब हमें पता है वाटर में जब हमने कुछ इंप्योरिटी मिला दी, कुछ भी हमने मिला दिया, तो वाटर एक सॉल्वेंट नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, वो सॉल्यूशन बन चुका है। और हमें क्या चाहिए, हमें उससे प्योर सॉल्वेंट चाहिए। तो हमने अभी डिस्कस किया दैट इन द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड। इट मीन्स जब हमारे घरों में जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, पानी में कुछ इंप्योरिटीज मिक्स होकर आ रही हैं, जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको जब हम आरओ प्लांट से पास करेंगे तो आरओ में क्या लगी रहेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी रहेगी, जिसको हम इन शॉर्ट मेम्ब्रेन बोलते रहते हैं। और वहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन साइड में जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो ये जो घरों में पानी आया है जिसमें इंप्योरिटीज मिक्स है, वहां से वाटर किस तरफ निकल आएगा बच्चों, वहां से प्योर सॉल्वेंट की तरफ वो निकल आएगा। हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। क्लियर। तो जो आरओ प्लांट होते हैं, आरओ वाटर प्योरीफायर जो होते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हैं। किस पर, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। क्लियर हुई बात। तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर। तो अब बच्चों हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूटीन लाइफ फिनोमिनाज की जो ऑस्मोसिस पर बेस्ड हैं। कुछ ऐसे फिनोमिनाज हम डिस्कस करेंगे जो हमें रूटीन लाइफ में देखने को मिलते हैं और जो ऑस्मोसिस पर बेस्ड हैं। सबसे पहले बच्चों बात करें कि जो रॉ मैंगोज होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं, और जब हम इनका अचार बनाते हैं तो अचार बनाने के बाद हम इनको देखें कि जो ये आम है ये श्रिंक कर जाते हैं, जो रॉ मैंगोज होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। बिकॉज जब हमने इनको अचार बनाया है इनका, तो अचार में हमने काफ़ी अमाउंट में नमक डाल रखा है, वहाँ पर सोल्ट डाल रखा है, और इसके चारों तरफ जो ब्राइन सॉल्यूशन बना है, उस ब्राइन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो रॉ मैंगोज के अंदर की जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा होती है। या हम बात करें कि वो जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इट मींस जो रॉ मैंगोज है उसमें से वाटर कंटेंट बाहर आ जाएगा, तो जो रॉ मैंगोज है वो श्रिंक कर जाएंगे। कब, जब हम इनका पिकल बनाएंगे। क्लियर हुई बात। इसके अलावा बच्चों हम बात करें कि जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को हमने देखा होगा कि वो कई बार मुरझा जाते हैं, वो विदर्ड हो जाते हैं, है ना। और जब इन पे फ्रेश वाटर डाला जाता है तो ये वापस रिवाइव कर जाते हैं। बिकॉज ये मुरझाते क्यों है कि जब इनसे वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है तो ये मुरझा जाते हैं, और जब इनमें हम फ्रेश वाटर हम डालते हैं, इनके ऊपर फ्रेश वाटर डालेंगे तो वाटर वापस इनके अंदर आ जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, और ये वापस रिवाइव हो जाएंगे, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये, है ना।
इसके अलावा आपने कई बार कुछ वेजिटेबल्स भी देखी होंगी, जैसे कैरेट है आपकी, वो भी मुरझा जाती है, तो उस पर भी जो वेजिटेबल वेंडर्स वगैरह होते हैं वो पानी छिड़कते रहते हैं ना, वो पानी फ्रेश वाटर उनके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो सब्जियां भी वापस रिवाइव हो सकें। वो भी सेम फिनोमिना है, जब आप वाटर डालोगे तो वाटर इनके अंदर एंडोस्मोसिस से अंदर आएगा और ये वापस रिवाइव हो जाएंगे, वो फ्रेश फील होंगी आपको, है ना। इसके अलावा बच्चों जो हमने देखा होगा कि जो मीट है या फिर कुछ फ्रूट्स हैं उनको हम स्टोर करते हैं, मीट को स्टोर करते हैं जैसे सॉल्ट में स्टोर करते हैं, कुछ फ्रूट्स को हम स्टोर करते हैं आपके शुगर सॉल्यूशन में स्टोर करते हैं, बिकॉज ये जो सॉल्ट है या फिर शुगर सॉल्यूशन है ये एक फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता है, ये फूड को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। फिर जब हम हायर कंसंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन में जब हम फ्रूट डालेंगे, जैसे मुरब्बा बनाते हैं कई बार तो शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं हम, या फिर जो मीट है मीट को हम स्टोर करेंगे स्पाइसेस में, सॉल्ट में स्टोर करते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों कि जो बैक्टीरियाज हैं जो इनको खराब कर सकते हैं, इन बैक्टीरियाज को जब हम शुगर सॉल्यूशन में या फिर सॉल्ट में हम डालेंगे तो वहां पर इनको सराउंडिंग कैसा मिलेगा, सराउंडिंग इनको मिलेगा हाइपरटोनिक। इस वजह से इनके अंदर का जो वाटर कंटेंट है, जो सॉल्वेंट कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियाज मर जाएंगे। इस वजह से जो आपका फूड है वो खराब नहीं होगा। तो शुगर सॉल्यूशन है या फिर जो सॉल्ट है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, तभी हम मुरब्बा वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम काफी कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ शुगर सॉल्यूशन वहां पर डालते हैं। क्लियर हुई बात। इसके अलावा बच्चों कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोल्टी फूड ले लेते हैं, काफ़ी अमाउंट ऑफ सोल्ट ले लेते हैं या फिर स्पाइसी फूड ले लेते हैं। तो जब काफ़ी अमाउंट ऑफ सोल्ट अंदर जाएगा बॉडी में तो वो सोल्ट कहाँ पर जाएगा बच्चों, वो सेल्स में भी जाएगा। अब सेल्स में जब सोल्ट का कंटेंट ज़्यादा चला गया बच्चों, सेल्स में जब सोल्ट का कंटेंट ज़्यादा चला गया तो सेल्स क्या होगी, सेल्स होगी आपकी हाइपरटोनिक। सेल्स क्या होगी, हाइपरटोनिक होगी। जब सेल्स हाइपरटोनिक होगी तो वो क्या एब्जॉर्व करेंगी, वो वाटर एब्जॉर्व करेंगी, और वाटर जब एब्जॉर्व करेंगी तो वाटर को रिटेन करेंगी। इस वजह से उन सेल्स में, उनके टिश्यूज में क्या आ जाती है बच्चों, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें डिजीज हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं एडेमा। क्या बोल देंगे उनमें, एडेमा बोल देंगे। ये उनमें डिजीज हो जाता है ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज, जो किसकी वजह से हो रही है, जो हाई अमाउंट ऑफ सोल्ट की वजह से हो रही है। तो ये कुछ फिनोमिनाज हैं जो हमें डेली रूटीन लाइफ में देखने को मिलते हैं, जो किस पर बेस्ड है बच्चों, वो बेस्ड है ऑस्मोसिस पर। तो ये हुई बच्चों आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के साथ आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। तो आज बच्चों हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले बात की ऑस्मोसिस की। वो क्या है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम low concentrated solution to the higher concentrated solution, or from the pure solvent to solution through semi permeable membrane is known as osmosis. After that we have discussed the semi permeable membrane. It is a membrane which allows only smaller molecules of solvent like water to pass through it, and the passage of larger molecules of solvent is hindered. The membrane is known as semi permeable membrane. Then we defined the osmotic pressure. It is nothing but it is the pressure applied on the solution side or the higher concentrated solution side so that the inflow of solvent molecules stops, or we can say the process of osmosis is stopped. The pressure is known as osmotic pressure. And if we apply the more pressure than that of the osmotic pressure, then the direction of osmosis is reversed, and such phenomena is known as reverse osmosis. फिर हमने बात की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस की, दैट इज द पाई इक्वल्स टू CRT, जिसको वॉन्टॉफ ने बताया था। तो ये बात हो गई थी वॉन्टॉफ इक्वेशन की, और वहीं से हमने क्या निकाल लिया था, वहां से हमने निकाल लिया था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने डिटरमाइन कर लिया किससे, वॉन्टॉफ इक्वेशन से। तो पाई इक्वल्स टू CRT इक्वेशन से हमने आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी डिटरमाइन कर लिया। तो इसी के साथ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कंप्लीट होती है। इवन इसी के साथ आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये टॉपिक ही क्या होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसी के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब ये करना है, इसके बाद 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं जो बेस्ड हैं इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। ये आपको सोल्व करने हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तब तक इनको सोल्व करके रख लेना, और अगली क्लास में हम इन्हीं को एक बार फिर यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्लियर। तो अगली क्लास में मिलते हैं विद द इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो विद दीज वर्ड्स हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।